जी वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हारून शुएब ने। और आज हारून टेस्ट तो लाए ही लाए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो इतने प्यारे मिली नगमे हैं जो हम बहुत अरसे से अपने बचपन से बहुत सारे लोग अपने बचपनों से सुनते आ रहे हैं, उनकी पोइट्री को डिस्कस करेंगे कि जो हम सुन रहे हैं वो क्या है, किसने लिखा है, ये हम सब जानेंगे आज हारून से। जनाब अली, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग वेरी गुड बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह। लेकिन तुमने वो ब्लू मुझसे लिया और ग्रीन फातिमा से लिया, और मैं देख रहा था क्या कलर्स अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने आप दोनों से ये सीख ली है। लेकिन फातिमा ने बिल्कुल सही कहा, टेस्ट भी है और मिली नगमे भी हैं, लेकिन मैंने उन दोनों को मिक्स कर दिया है। तो फिर टेस्ट होगा मिली नगमों के बारे में, और आप लोग भी और देखने वाले भी जो हैं वो उसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या सीन है जी? अच्छा जी, तो सबसे पहले तो हम एक जहाँ मिली नगमों का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान का जो पहला मिली नगमा हमारा कौमी तराना तो ऑफ कोर्स है ही, जो हफीज़ जालंधरी साहब ने लिखा। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं उसके भी, और हर लफ्ज़ का मानी है, हर जो बंद है उसका एक अलग मफहूम है, वो समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तराना सबको याद होना चाहिए, इसका भी किसी दिन टेस्ट करेंगे। मुझे याद है, मुझे भी याद है। गुड, वो आई एम श्योर कि सबको याद होगा इंशाल्लाह, वो हमारे दिलों में होता है, स्कूल में पढ़ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो पहला कौमी मिली नगमा था वो था चांद रोशन चमकता सितारा रहे, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का है, निगहत सुल्ताना साहिबा ने गाया हुआ है। और ये जो है ना, ये बताते चलें क्योंकि आज हम शायरों की बात कर रहे हैं जो अपने अल्फाज में मुल्क से जो है मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो ये शौकत थानवी साहब का लिखा हुआ गीत है जो कि निगहत सुल्ताना साहिबा की आवाज़ में है, और ये पाकिस्तान का जो पहले के जो मिली नगमे थे उनमें से आता है। तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन का हिस्सा खत्म हो गया। नहीं तो खत्म तो नहीं हुआ, तो मैंने जो दूसरा मिसरा बताया तो मुझे 10 में से नंबर देना, इसको तो पता ही नहीं। नहीं मुझे आता है ये। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा वाह वाह वाह, छा गई आप। पाकिस्तान की छठी सातवीं नस्ल को अगर ये याद है तो बड़ी बात है, क्योंकि ये वाकई ये हमारी जो है आर्काइव का हिस्सा है। और ये इसकी अगर आप वीडियो भी देखें ना, पीटीवी के पास है मौजूद, लेकिन अब क्वालिटी जाहिर है उस जमाने में जो बनी, तो वो जो है उसके अंदर आर्काइव शॉट्स लगे हुए हैं और फिल्म के शॉट्स हैं, और वो पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो मुख्तलिफ बिल्कुल पाकिस्तान की आज़ादी के फ़ौरन बाद के दिनों के वो खूबसूरत इमेजेस हैं, सारे मोमेंटम को बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं उस खूबसूरत गाने की जो अगेन हम सबको 14 अगस्त हो, आज़ादी का ये जो जश्न मनाया जा रहा हो, तो ये हो नहीं सकता कि ये गीत जो है हमारे जहनों में ना हो, और वो है ये वतन तुम्हारा है। तो ये जो है ये कलीम उस्मानी साहब ने लिखा, और अब इसका मैं चाहूँगा तौसीक, अगर आपको पहले दो शेर या शेर इसका ओपनिंग याद है तो कुछ ज़रा शेयर कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासमां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो बागबां इसके, नहीं नगमा ख्वां इसके। आगे वो लिखते हैं जी, इस ज़मीं के, इस वतन की मिट्टी में, इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज है, पाक मरकज है, कौम की उम्मीदों का, नज़्मो ज़ब्त को अपना, नज़्मो ज़ब्त को अपना, मेरे कारवां जानो, मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, अपना आप पहचानो। वेरी नाइस तौफीक, वेरी नाइस। अब देखो, मतलब मेहदी हसन खान साहब की आवाज़, मेहदी हसन खान साहब की आवाज़, अब हम ये गुस्ताखी कर रहे हैं, ये जसारत कर रहे हैं, लेकिन देखिए इतना हक तो हमें है कि हम अपनी जैसी कैसी सुर है, जैसी कैसी आवाज़ में आज के दिन इस तराने को याद करें। जज्बे के पूरे नंबर हैं आपके, जज्बे के नंबर है, गायकी का कोई जिक्र नहीं है, कोई नंबर नहीं देगा गायकी। लेकिन मैं आज फातिमा से इम्प्रेस हो गया हूँ भाई। अब फातिमा नेक्स्ट पॉइंट आपने उठाना है, ठीक है? अच्छा जी, तो आगे चलते हैं। मुझे साथ साथ तो चीटिंग करवा रहा था। नहीं बिल्कुल, बल्कि ऑफ कैमरा फातिमा ने मुझसे कहा भी कि जरा पर्चा आउट करें, मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम मुझे चीटिंग करवा रहे थे, वो मेरे गाने से पहले तुम क्यों दे रहे थे मुझे, प्रॉम्प्ट कर रहे थे, लेकिन सुर आपने पकड़ा हुआ था। अच्छा जी, वो नेक्स्ट गाना जो अब आ गया है वो अगेन फातिमा के लिए भी बड़ा अहम होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे ख़वातीन की जब बात होती है, ख़वातीन सिंगर्स की, तो ये गाना जो है सोहनी धरती, ये हम जो है ना भूल कैसे सकते हैं कि क्या क्या खूबसूरत आवाज़ें जो हैं उन्होंने इस गीत को गाया है। और
इसके अगर आप तौसीक ये देखें कि इसके जो सिंगर राइटर थे वो थे मसरूर अनवर साहब। फिल्मों के लिए बहुत लिखते थे, फिल्मों की बड़े बड़े खूबसूरत गाने कोकोरीना एंड सो ऑन, ये मसरूर अनवर साहब ने लिखे हुए हैं। ये मसरूर अनवर साहब की तस्वीर भी है हमारे पास ताकि जहन में याददाश्त ताज़ा हो जाए। लेकिन तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुन गाएं। एक है हम और एक रहेंगे, ये है अज़्म हमारा, अपने प्यारे देश में हम फैलाएं अमन व ज्यारा। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं और एक एक लफ्ज़ का मानी है, और ज़रूरी है कि हम इन अल्फाज को भी समझें और इस जज्बे को भी समझें। आगे चलते हैं तो प्रोफेसर करम हैदरी साहब का लिखा हुआ बड़ा एक खूबसूरत गीत है। जब मैं जिक्र करूंगा उसका तो तौसीक आपको याद आ जाएगा। और क्विज़ की तरफ अभी हम आते हैं। ए वतन प्यारे वतन, क्या खूबसूरत अगेन यादगार गाना हम सबके लिए। पाक वतन ए मेरे प्यारे वतन। अच्छा, आपने फातिमा ये गौर करना है, देखिए कि जब हम कौमी नगमों की बात करते हैं तो जो चाहे वो सोनी धरती हो, चाहे वो जीवे जीवे पाकिस्तान हो, बड़े सिंपल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और फिर लेकिन उसी के अंदर शायर ने वो खूबसूरत मैसेज भी देने होते हैं, वो प्रोफाउंड मैसेज भी देने होते हैं जो कौम को जज्बा भी दें, हौसला भी दें और आगे बढ़ने की लगन भी उजागर करें। तो वो इस तरह के होने चाहिए कि फ़ौरन पिक कर लिए जाएं। और हमें पता है कि हम सब ने जो है बचपन में ये जनाब साकी जावेद साहब, नहीं ये साकी जावेद साहब हैं, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, ये बिल्कुल अच्छा। इनकी तस्वीर मैंने बड़ी मुश्किलों से ढूंढी और बहुत तरद्दुद के बाद मुझे ये मिली, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जी ये तो प्रोग्राम में ज़रूर शामिल की जाएगी कि ये। अच्छा, अब एक मैं जो है क्विज का टाइम आ गया। ओके, तो अब मैं एक आप लोगों को, मेरे खेतों की मिट्टी में लाले यमन, बिल्कुल जनाब, मेरी जमीन फूल मेरा वतन। अच्छा, अब मैं जो है आप लोगों को एक बंद सुनाऊंगा और आपने मुझे ये बताना है कि ये गीत कौन सा है। और फिर मैं आपको शायर के बारे में भी बता दूंगा। अच्छा, इसकी स्थाई आप नहीं बता रहे, इसका अंतरा में आपको। ओके ओके, मुश्किल काम। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, एक रखेंगे एक रहेंगे, एक रखेंगे नहीं, एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा, एक रहेगा, हाँ एक है नाम हमारा। अच्छा, एक है नाम हमारा, एक रखेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान। बिल्कुल, क्या खूबसूरत गीत है। और फातिमा ने भी फौरन जैसे ही वो आपने पकड़ी ना धुन तो फातिमा को फौरन याद आ गया कि ये तो वो है। लेकिन इसके नंबर मैं एक भी फातिमा को नहीं लेने दूंगा, ये मैंने गेस किया। हाँ, ये आपका ही है। अच्छा, लेकिन मैं जो पॉइंट थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि अल्फाज और धुन ये दोनों जब खूबसूरती से मिलते हैं ना, तो हमारे म्यूजिक कंपोजर्स भी जाहिर है उनका भी जिक्र ज़रूरी है। तो वो जब मिलके फिर वो बनाते हैं ना, तो फिर जैसे निसार बज़मी साहब के बहुत सारे खूबसूरत कौमी नगमे हैं जो उन्होंने कंपोज किए हैं। और ये गीत जो है लिखा हुआ किसका है? जमीलुद्दीन आली साहब का। और जमीलुद्दीन आली साहब ने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं पाकिस्तान के लिए, और उनमें से ये एक है जो कि हम सबको याद है, आली साहब की यादगार, बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटीफुल पिक्चर। बिल्कुल। फिर और गीतों की बात थे यार ये, और गीतों की बात करें तो इस परचम के साए तले और नए दिनों की मुसाफतों को ताहिर परवेज साहब का लिखा हुआ। नए दिनों की मुसाफिर, आलमगीर है ना जी, उजालना, और बेंजामिन सिस्टर्स, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये इसी गीत का एक मिसरा मैं पढ़ रहा हूँ। अगला मिसरा अगर तौफीक अता हो जाए तो। अच्छा, मुश्किल काम, चलो जी। वकार इसका कभी ना कम हो, कभी ना कम हो। वकार इसका कभी न कम हो, कभी न कम हो, कभी न कम हो। ये सब्ज परचम तमाम आलम में मोहतरम हो, उम्मीद सुबह है जमाल रखना, ख्याल रखना। कितने नंबर है 10 में से?
जी आप जी पूरे आप जीत नंबर रहे हैं, लेके आप जीत तो रहे हैं, ठीक आप पूरे नंबर है। लेके लेकिन मैं अगेन आई गिव यू फुल क्रेडिट फॉर जो आपकी एफर्ट देखिए है एटलीस्ट मुझे पता तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जनाब इनको सबसे पुराना गाना जो था चांद वो याद था, वो याद था, तो बड़ी बात है। वो स्कूल में टैबलो में आई थी ना ये। जी हाँ, स्कूल में टैबलो हुआ था इस तराने में, तो फातिमा खड़ी इसलिए हुई थी इसको पीछे याद- पाकिस्तान का झंडा पकड़ के। नहीं अच्छा, लेकिन आप लोग अब- जितने तराने पढ़ेंगे मुझे सारे मैंने सुने हुए हैं। हाँ याद वो और नहीं है ट्यून्स मुझे, आपको याद और है, मैं बहुत देख रहा हूँ आप दफा साथ उस तरह साथ याद गुनगुना है। रही हो, तो वही मैंने कहा अल्फाज ना भी याद हो। नंबर मेरे ना, आगे चलो। चलिए बस मार्जिन पे पास हो जाऊंगी। अच्छा जी, अगला सवाल। पाकिस्तान नजरिया भी, पाकिस्तान यकीन भी है, पाकिस्तान अकीदा भी, पाकिस्तान जमी भी है, रंग बिरंगी दुनिया में इसकी ये पहचान है। पाकिस्तान नहीं नहीं क्या है? ओए, थोड़ा और ठहर जा कंट्रोल रूम, ठहर जा यार, ठहर जा कंट्रोल रूम। बता दूं? हाँ जी। थोड़ा और गाएं। मैं भी पाकिस्तान हाँ, हूँ, मैं ट्यून तू हमेशा भी कैच करती हूँ। पाकिस्तान है, मैं भी बिल्कुल पाकिस्तान जनाब, ये हूँ, बहुत तू खूबसूरत भी बहुत खूबसूरत पाकिस्तान गीत और सहबा अख्तर साहब का लिखा हुआ। बहुत बड़े शायर हैं और वैसे भी एज अ शायर भी उनकी बहुत बड़ी पहचान है, लेकिन ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा है, जो हम सबके दिलों में ये नक्श है। मुझे नहीं पता था कि सहबा अख्तर साहब का। जी जी, ये सहबा अख्तर साहब का लिखा हुआ गीत है। फिर हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये भी तौसीक आपको याद ये होगा। परचमों में अजीम अजीम परचम, परचम, अताए अताए रब्बे करीम परचम, नाहिद अख्तर का गाया। बिल्कुल जनाब, ये सैफ जुल्फी साहब का लिखा हुआ गीत अच्छा, है। इसकी जो वीडियो है ना, हाँ। इसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उस जमाने में जी। ये क्रोमा कार्ड के बड़ी एक नई टेक्नोलॉजी आई थी और सब लोग हैरान रह गए थे कि ये पीटीवी ने क्या करिश्मा कर दिया है वीडियो प्रोडक्शन का, बिल्कुल। है ना? नाहिद अख्तर साहिबा खड़ी हैं, उनके पीछे पाकिस्तान का झंडा जो है वो ग्राफिक लहरा रहा है। वो आ रहा था, हाँ। और बहुत खूबसूरत। और आपके लिए फातिमा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस वक्त नाहिद अख्तर साहिबा ने ये कर्टन बैंग्स जो बालों का स्टाइल है ना वो कटवाए, और फिर वो जब वो उसमें वो गा रही थी, ब्राउन से उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। अक्सर हमारे व्यूअर्स को जिन्होंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है या गाने देखे हैं पीटीवी के ऊपर, तो उनको वो याद होगा। तो वो जो था वो स्टाइल इतना मशहूर हुआ कि फिर उसके बाद पाकिस्तान में अच्छा, अब हमें थोड़ा तेज चल रहा है, इसलिए कि अभी हमने एक और तराना भी सुनाना है, सोशल मीडिया भी है और एमजे हसन भी आया हुआ है, उससे भी गप लगानी है। बस दो सवाल और आपके, फिर उसके बाद सवाल। गाना सुनेंगे। अच्छा जी। मेरी ज़मी के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा। जी जरा एक दफा फिर जरा बताइएगा। मेरी ज़मी के ये चांद तारे हैं जिनकी आंखों में प्यार तेरा, जिनकी आंखों में सदाकतों के प्यार दिए तेरा, मुझे आ जलाकर गया याद। बढ़ा रहे हैं वकार तेरा। मुझे फातिमा, नहीं ये आता। मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ये तुम्हें बताना चाहिए। वैसे ये तुम्हारी जनरेशन का तराना है। थोड़ा और गाएं एक ना। और, हाँ। हर एक दिल में तेरी लगन है, तेरी ही जानिब हर एक नजर कदम, है, हर एक नजर है, तेरी हिफाजत का अज़्म लेकर हर एक अपने महाज पर है। वतन की मिट्टी गवाह रहना। मतलब जब आप लोग ये गाएंगे तो मैं उस ट्यून को पकड़ती हूँ। अच्छा, यही तो आज का की शरारत है हारून शोएब की। देखिए, जब तराने आप गाते हैं तो फौरन लिरिक्स याद आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका शेर पढ़ें तो जहन में फौरन नहीं आता। यही तो क्विज है। और ये भी बहुत नैरा नूर, क्या नैरा नूर की आवाज में बहुत खूबसूरत गीत जो सहबा अख्तर साहब ने ही लिखा हुआ है, ये भी उन्हीं की शायरी है। हाँ जी जी जी। जमीलुद्दीन अली साहब, सहबा अख्तर साहब, इनके क्रेडिट पे बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बड़े बड़े इतने बड़े जीवन सागर में, वो आपको याद होगा शेखी का और अलन फकीर का, ये जमीलुद्दीन अली साहब का पाकिस्तान दिया। बिल्कुल, ये जमीलुद्दीन अली साहब का लिखा हुआ। ज़मीर की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, असद मोहम्मद खान साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं, उनकी ये लिखी हुई। और असद मोहम्मद खान साहब की भी तस्वीर है हमारे पास। इसके भी एक दो शेर अगर तौफीक जल्दी से मैं शेयर करूं। खुदाए मेहरबां की ये निशानियां, रवां दवां ये रंग रंग बदलियां, वो बदलियों की ओट से पुकारती है कहकशा, ये बदलियां ये कहकशा। क्या अच्छा जी, तो अब ये हो गया। अब एक इसके बाद ब्रेक लेते हैं। अब साथियों, हमने बढ़ना है आज के सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। देखते हैं हमें किसने कहां से और क्यों याद किया है। जी फातिमा, क्या क्या है आज हमारे पास, माल क्या है? हाँ जी, आज सबसे पहले हम चलते हैं तस्वीरों की तरफ, और तस्वीरों में हमें अहमद खान ने कड़की मानसेरा से जो है तस्वीरें भेजी हैं। आइए देखते हैं। लो जी, मानसेरा वालों की एंट्री हो गई राइजिंग पाकिस्तान में। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड भाई। खुबानियां लगी। ओह, ये तो मेरा दोस्त आ गया। इसका नाम मैंने रखा है टिंकू।
पिंकू नहीं ना, डॉगी है। टिंकू है, टिंकू डॉगी टिंकू नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। बहुत खूबसूरत है भाई, वेरी नाइस। और उसको पता है मेरा कौन सी साइड खूबसूरत है? हाँ, वो अपना बेस्ट पोज प्रोफाइल बेस्ट पोज दिया दे रहा उसने। है। जी, उसके बाद हमें लाइबा ने आजाद कश्मीर से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। ओके जी, लाइबा जरा आपने लो जी, ये सूरजमुखी है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सूरजमुखी नहीं। अच्छा लाइबा, हमारा प्यारा AJK आजाद कश्मीर इतना बड़ा और इतना खूबसूरत है, जरा बताया भी करें ना किस जगह से? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शहर कौन सा है, गांव कौन सा है? थैंक यू लाइबा। अच्छा जी, नाइला सुल्ताना ने हमें लकी मरवत से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, लकी मरवत वालों की हो गई एंट्री। दही भल्ले लग रहे हैं मुझे। ओहो, दही बड़े हैं मुझे लग रहे हैं। हाँ, दही दही बड़े बड़े क्या नहीं है, बैंगन का रायता, जिसकी उसने मैंने रेसिपी बताई थी। अच्छा। वाजिबा, क्या नाम है इनका? नाइला सुल्ताना। नाइला, थैंक यू वेरी मच। ये जी हारून, मैंने उस दिन बैंगन के रायते की अपनी फेवरेट रेसिपी बताई थी, जिस रेसिपी में मैं बनाता हूँ। और वो बन गई। वेरी नाइस। और तौसीक देखिए, इससे पता चलता है कि वो कितना सीरियस ले रहे हैं आपकी ये जो है ना। एग्जैक्टली नाइला, थैंक यू वेरी मच। और आप बताइएगा कैसे बने थे? जी, अच्छा जी, रिफत ने हमें तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन उन्होंने अपना शहर का नाम हमें नहीं बताया। उसके साथ साथ उन्होंने हमें एक मैसेज भी भेजा है। मैं क्लास 10th की तालिबा हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, उसमें सीखने के लिए बहुत सी मालूमात मिलती है। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं, इनका तस्वीरें देखते हैं। जी बिल्कुल, आपकी तस्वीरें देखते हैं और सीखने की मालूमात में बड़ी प्यारी पेंटिंग्स आपकी। लेकिन आप अगर एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे आप चाहते हैं आपकी रील्स, आपकी चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो, तो आज सीखने के लिए आपके पास कुछ और भी है। MJ एहसन आ रहे हैं अभी, और उनसे हमने उनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स पूछनी है। ओह, ये तो वॉकिंग मैंगो है। ये तो वॉकिंग मैंगो है। ये वॉकिंग टुवर्ड्स यू मैंगो है या वॉकिंग अवे फ्रॉम यू मैंगो है? ये आई थिंक वॉकिंग टुवर्ड्स ये पूछना पड़ेगा। ये मैंगो आपकी तरफ आ रहा है कि जा रहा है? देखिए, हमारे पास आ रहा था, आपसे जा रहा था। अगस्त का महीना तकरीबन अपने सेकंड वीक में दाखिल हो चुका है। अब ये मैंगो जा रहा है। इसे खा लो जितने खाने हैं, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अलिशबा ने हमें बहावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं, तारागढ़ से, आइए देखते हैं। लो जी, अलिशबा ने क्या भेजा है, दिखाएं जी। कंट्रोल, बड़ी डिटेल्ड ड्राइंग है अलिशबा, बड़ा सीन है तुम्हारा। बहुत डिटेल्ड पेंटिंग है ये। दिस इज ब्यूटीफुल। वाओ भाई अलिशबा, जबरदस्त। अलिशबा तो मुझे कोई ट्रेंड आर्टिस्ट लग रही है भाई। उनका हाथ बहुत अच्छा है भाई। आप देखें, ऊपर चिड़िया, उनके आसमान के शेड्स, पानी के शेड्स। 100 में से 111 नंबर है अलिशबा तुम्हारे। दिस इज ब्यूटीफुल, शाबाश, जीती रहो। अच्छा जी, उसके बाद जैनब ने हमें इस्लामाबाद से तस्वीरें भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, जैनब की तस्वीरों के बाद हम जल्दी से तो भाई पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हैं जी। ये क्या है? दिल भी है, दिल है, उसके चांद अंदर भी है, पेड़ भी है, पेड़ है और पेड़ की शाखें भी हैं, जड़ें भी हैं, हाँ, और कौसे कज़ा के रंग भी हैं। बड़ा कोई आर्टिस्टिक काम हुआ है भाई। नाइस, ये भी बहुत भाई ये खूबसूरत बहुत, है। ये पेंटिंग्स जैनब वेरी गुड, शाबाश। ओए ब्रोकली, अच्छा कंट्रोल रूम कह रहे हैं जी, गौर से देखें, 2 तो बाबे बैठे हुए। फातिमा तुम्हारी नजर ठीक होनी चाहिए। वो कह रहे हैं साथ ब्रोकली पड़ी हुई है, उस ब्रोकली को इस्तेमाल करते वो हुए वेजिटेबल प्रिंटिंग हुई है ना, वो प्रिंटिंग जो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जबरदस्त भाई। जैनब शाबाश, छा गई आप। ये थी आपकी कुछ पेंटिंग्स जो आपने हमें मुख्तलिफ इलाकों से भेजी। और अब हम बढ़ेंगे साथियों आपके मैसेजेस की जाने। अच्छा जी, सबसे पहले हम असद अली का मैसेज शामिल करते हैं, जो बूरे वाला से है। कल का मजेदार सवाल, कद्दू गोश्त अगर बनाया जाए तो यकीन मानिए लाजवाब जायका होता है दोनों का। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन कद्दू उम्मन लोगों को पसंद नहीं होता। नहीं, बड़े मजे की सब्जी है ना, वाकई। गोश्त के साथ बना हुआ सालन जो है ना, कद्दू गोश्त का सालन, बड़ा अच्छा। तो कल हमने रिकमेंडेशंस मांगी थी और थोड़ा सा नींबू निचोड़ के। नहीं, वो अरबी गोश्त सारी, वो जब भी सब्जी के ऊपर नींबू डाल दिया जाए ना तो मजा दुबारा हो जाता है। टिंडे की मट्टी की हंडी में पकी हुई टिंडे की सब्जी पे भुजिया। हाँ, चलिए हम आप दोनों ज्यादा मजे ना लें, मैसेजेस की तरफ जाते हैं। नबीला ने हमें मुल्तान से मैसेज किया है, सर पकाने के मुतालिक सवाल किया गया था, तवे पर आलू के कतले बनाए जाएं, ऊपर जीरा छिड़का जाए तो मजेदार जायका निकलता है। वाह जी वाह नबीला, थैंक यू वेरी मच, ट्राई करेंगे ये जी। नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज किया है, खानों की पसंद के हवाले से नाजरीन के पैगामात ने प्रोग्राम को पकवान सेंटर बनाकर महका दिया। मुझे सब्जी ज्यादा पसंद है, एक तो उनको पकाने से पहले उनकी रंगत आंखों को ठंडक देती है, लज्जत गजाइयत का हसीन इम्तिजाज है। वाह जी, बिल्कुल नफीस भाई, बिल्कुल हमारा जो शो है उसमें कोई कुकिंग का चूल्हा वूल्हा हमने नहीं लगाया हुआ, लेकिन वैसे तो सब है। बाकी सब है। सारे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि सबको बहुत शौक है। अच्छा जी, लास्ट मैसेज जल्दी से पढ़ दें। जवेरिया ने हमें चकलाला से मैसेज किया है, सर मैं तो कहती हूँ चुप करके हलीम बना लें, इसके बड़े फायदे हैं। एक तो जब भी
उसे बनाओ तो ये दूसरे खानों के मुकाबले में ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है, तो हम इसको रोटी नान के साथ खा सकते हैं और उसे पड़ोस के हमसायों में भी डब्बे भर कर भिजवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन भाई यहाँ पे मैं एक अपना जरा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जी जी। ये जो चिकन हलीम है ना, अब नजरियाती तौर पे मेरा इससे बहुत इख्तिलाफ है। कुछ चीजें जो है वो गोश्त में ही है ना, हाँ, जो चीज जैसी है वो वैसी ही होनी चाहिए। इसी तरह जो चिकन निहारी है, मुझे आज तक समझ नहीं ये क्या होता है। भाई निहारी निहारी होती है, बिल्कुल, और वो बीफ में ही बनती है। बिरयानी भी मुझे लगता है कि जो है ना गोश्त की बिरयानी, लेकिन चलो बिरयानी में आलू चिकन वाली बिरयानी को हम वो हजम हो जाता है। ये जो हलीम है ना, लेकिन हलीम और निहारी आज आइडियाज बहुत मिल गए। सवाल होता है ना की पकाइए। हाँ, आज Alright हारून, थैंक यू वेरी मच। हम क्विकली आपको लेकर चलेंगे कराची, जहां पे शाहरुख नदीम हमारे साथ रेडी हैं बिल्कुल। और आज देखें वो कौन सी 2 किताबें आपको रेकमेंड करें, फिर आपने बताना है किताबें कैसी थी। जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे MJ Ehsan, जो पाकिस्तान के एक लीडिंग इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे आप उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और डॉक्टर मदिया जो कि इनकी अहलिया हैं, उनका भी इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। ये सारी चीज़ें अनफोल्ड करेंगे हम, लेकिन पहले ज़रा कराची से शाहरुख से मिल के आते हैं। 8 में 2 इकोनॉमिस्ट डेविड ब्लॉन्चफ्लावर और एंड्रयू ऑसवर्ड ने एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च को कंडक्ट किया। उन्होंने ये फाइंड करने की कोशिश की कि हमारी हैप्पीनेस यानी कि इंसान की खुशी का आखिर पैटर्न क्या होता है। उनकी फाइंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने ये देखा कि हमारा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो एक यू शेप की तरह नजर आता है। इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी के आगाज में हम लोग बहुत खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारी ये खुशी दुनिया के चैलेंजेस में खो के रह जाती है। और ये जो पीरियड होता है ना दोस्तों, ये यूजुअली मिडिल एजेस में होता है, जब हमारी उम्र 30 से 50 साल के दरमियान होती है। और फिर जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, देन हैप्पीनेस मेक्स अ रिटर्न। हम लोग फिर खुशबाश हो जाते हैं। लेकिन व्हाई डज लाइफ हैज टू बी लाइक दिस? मैंने दोस्तों बड़ी रिसर्च की कि क्यों लोग 30 या 35 साल की उम्र में मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। ये वही दौर होता है जब हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और हमारे जो बड़े बड़े इरादे होते हैं, जो जिंदगी को लेके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, वो फैमिली को पालने के चक्कर में हमारे जहन में ही दफन होके रह जाते हैं। और अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये किताब रेकमेंड करूंगा, मिड लाइफ, जिसको लिखा है किएरन सेटिया ने। ये बुक बड़ी ही डिटेल में इस अजीबो गरीब फिनोमेना के बारे में बात करती है। इस किताब की मदद से मिड लाइफ क्राइसिस को थोड़ी और गहराई में समझते हैं। ये है दोस्तों 19वीं सदी का फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल। मिल एक बड़ा जीनियस था जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में कदीम यूनानी फलसफा पढ़ना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ही वॉज रीडिंग प्लेटो। यही वजह है कि उसको अपनी जिंदगी में मिड लाइफ क्राइसिस का बहुत जल्दी सामना करना पड़ा। अच्छा, अब जब मिल साहब मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हुए तो उन्होंने कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि किस तरीके से इस डिप्रेशन से निकला जाए। मिल ने यह दरियाफ्त किया कि उसका सिर्फ अपने आप को खुश रखने की ख्वाहिश ही उसको सबसे ज्यादा डिप्रेस कर रही थी, परेशान कर रही थी, सैड कर रही थी। उसने ये रियलाइज किया कि वो लोग जो हमेशा खुश रहते हैं वो अपने आप की खुशी की बजाय किसी ऐसी चीज में अपना ध्यान लगाते हैं जिसके बारे में वो पैशनेट हों, ऑब्सेस्ड हों, और फिर वही चीज इनडायरेक्टली उन्हें हमेशा खुश रखती है। यहां पर मुझे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की शोरा आफाक किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लोगोथेरेपी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल का यह मानना था कि वो लोग हमेशा खुश रहते हैं जो किसी न किसी प्रोग्रेसिव परसूट में रहते हैं, हमेशा किसी स्ट्रगल के पीछे भागते हैं। उनकी जिंदगी का कोई मकसद होता है और उस मकसद के पीछे एक रिलेंटलेस, एक परपेचुअल स्ट्रगल होती है जो हमेशा जारी रहती है, और उसी स्ट्रगल के अंदर सारी हैप्पीनेस छुपी होती है। किसी और दिन जॉन स्टुअर्ट मिल को अपने मिड लाइफ क्राइसिस को लेके एक और रियलाइजेशन हुई। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो विलियम वर्ड्सवर्थ की रोमांटिक पोएट्री पढ़ रहा था, एंड ही वाज एब्सोल्युटली स्टन्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिज पोएट्री। उसने फाइनली ये रियलाइज किया कि इतने सालों से वो जिंदगी के ये जो छोटे छोटे प्लेजर्स थे इनको इग्नोर कर रहा था। वो एक सोशल रिफॉर्मर था, दुनिया बदलना चाहता था, बड़ी सोच का आदमी था। और जब इंसान का विजन इतना बड़ा होता है ना, तो वो जो जिंदगी की छोटी छोटी ट्रिवियल रियलिटीज है उनको इग्नोर कर देता है। मिल को फाइनली इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी की ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हर वक्त आप किसी प्रॉब्लम के पीछे नहीं भाग सकते,
हर वक्त आप अपने विजन के गुलाम नहीं रह सकते। ये जो जिंदगी के माइन्यूट इवेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना, कोई भी रिक्रिएशनल इवेंट पर चले जाना, पिकनिक पे जाना, सनराइज या सनसेट को देखना या समंदर किनारे बैठ जाना, इन प्लेजर्स को जरूर एंजॉय करना चाहिए। इससे आपकी एंजाइटी कहीं ना कहीं किसी हद तक कम होती है। मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार लोग हमेशा पास में रहते हैं। वो हमेशा अपने माजी के बारे में सोचते रहते हैं कि काश उस वक्त मैं वो डिसीजन ले लेता, या काश उस वक्त मैं ये फैसला ना करता तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। हमारी साइकोलॉजी का एक और बड़ा मसला है कि जब हम लोग सोचते हैं ना कि काश उस वक्त मैं वो फैसला कर लेता, तो हम इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं कि उस फैसले में भी तो रिस्क होता और उसके अपने असरात, अपनी इम्प्लीकेशंस होती। लिहाजा मेरी आप लोगों को ये एडवाइस है या सजेशन है कि अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चैनलाइज करें, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हैबिट्स को क्रिएट करें। वो मैं कहता हूं ना कि फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। जब आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव हसल होगी, एक पर्पस होगा, एक मीनिंग होगी, एक एंकर होगा, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस व्राइसिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस चीज के बारे में आप लोगों ने आज लाजमी सोचना है।